हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून बेटा। यस। बेटा आपने अपने कैमरेज ऑफ कर लो। हम्म। सब लोग आ गए। अब बेटा जिसको बेटा ये चैप्टर नहीं पढ़ना है वो प्लीज बाहर हो जाए। बार बार क्या उसको नया चैप्टर, अभी तो चैप्टर चालू हुआ है जिसमें हमने एक पार्ट पढ़ा है बैलेंस शीट वाला, आप पढ़ रहे हैं मैनेजरल रेमुनरेशन। अभी चलेगा। बेटा मैंने चाय पी ली है। कल पिछले संडे भी मैंने क्लास नहीं ली थी। पिछले संडे मैंने क्लास नहीं ली थी, आपको ध्यान होगा। तो बाकी नहीं ली थी तो बाकी से बात करो ना। बाकी से बोलो छुट्टी करो, मैं तो लूंगा ना। उनसे क्यों नहीं बोलते हो कि वो क्लास ही लेते थे? आपको मैं ही मिलता हूं क्या? नहीं बेटा, अब उनसे मांगो छुट्टी जिन्होंने क्लास ली थी। कौन सा संडे? अब संडे मंडे कुछ नहीं होता है, रोज तो घर में रहते हो। अरे बेटा मैं कोई मेरी कोई चलती है क्या टीचर के बीच में? सब अपने यहाँ टीचर धुरंधर हैं। सारे टीचर अपने धुरंधर हैं, एक से बढ़ के कोई मेरी बात सुनते हैं क्या वो? वो बोलते हैं बेटा लेकिन मेरी सुनते थोड़ा है वो, आपको ऐसा बोलते हैं। आप उनसे बात करो। मैं कहा क्या हेडू बेटा। चलो बेटा, अब मैं आपके सामने एग्जांपल ले रहा हूं। कल मैंने क्या बताया था कि यदि कल आपने वो लिख लिया था कि यदि कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल यदि लेस देन 5 करोड़ है तो ईयरली रिमनरेशन पर पर्सन 60 लाख रुपीज तक दे सकते हैं। कंपनी मतलब छोटी से छोटी भी है, पिद्दी से पिद्दी भी कंपनी है जिसकी केवल 1 करोड़ है, 50 लाख है, 5 करोड़ तक की कंपनी, लेस देन 5 करोड़ है तो वहां कंपनी अपने मैनेजरल पर्सन को 60 लाख पर एनम मतलब 5 लाख पर मंथ तक दे सकती है। उसके बाद यदि कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा है लेकिन 25 करोड़ से कम, यही था ना बेटा? मुझे याद नहीं, 100 करोड़ है क्या? नहीं, 5 से 100 करोड़ है क्या? ओके, 5 करोड़ या उससे ज्यादा और 100 करोड़ से कम, लेस देन, तो 84 लाख है क्या? 84 लाख है। अच्छा, अब 100 करोड़ से या 100 करोड़ या उससे ज्यादा लेकिन लेस देन 250 करोड़, तो फिर है 120 करोड़ लैक्स। और ये 250 या प्लस है तो 120 करोड़ प्लस 0.10% ऑफ कैपिटल अबोव 250 करोड़। 0.10% ऑफ कैपिटल अबोव 250 करोड़, ये हमने कल लिख लिया था। यदि कंपनी लॉस में है, प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, तो कंपनी अपने डायरेक्टर को ईयरली बेसिस पर इतना इतना अमाउंट तो दे ही सकती है। ये जो लॉस मेकिंग कंपनी है वो भी दे सकती है, प्रॉफिट कम है वो भी दे सकती है। 0.01%, 0.01% है, 0.01%, 0.01% ऑफ कैपिटल अबोव 250 करोड़। हाँ, वो होमवर्क क्वेश्चन को टेली कर लेंगे बेटा, ये हमने कल लिख लिया था। ये मैं रटूंगा नहीं, ये आपको रटना है। मैं क्यों रटूं? रटने वाली चीजें मुझे कभी समझ में नहीं आती, मुझे लॉजिक से मतलब होता है, रटने से नहीं। फिर हमने कल देखा था इफेक्टिव कैपिटल 0.1 ही है क्या? अरे बेटा ठीक से लिखाओ ना, मुझे देखना पड़ेगा। मुझे ये रटने वाली बातें जो कि हर साल बदलती रहती है वो रटना मुझे याद नहीं होता। 0.01 जो लिखा था बेटा वही करेंगे अपन, जो लिखा था वही।
ओहो, हमने कल लिखा था ये देखो, ये लिखा है 0.01%। तो ये 0.1% वाले सब होशियार हो जाएं, लिखा ही नहीं ठीक से, नकल करनी भी नहीं आती, है ना? तो ठीक है। अच्छा बेटा, इफेक्टिव कैपिटल का मतलब मैंने क्या बताया था? शेयर के पेड अप कैपिटल, जिसमें हम एप्लीकेशन मनी नहीं लेते, प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, माइनस लॉसेस। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए बेटा, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यदि ये जुड़ेंगे तो लॉसेज यदि हैं तो घटेंगे, प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अच्छा, रिजर्व सरप्लस में सिर्फ कौन सा नहीं लेंगे? जनरल रिजर्व लेंगे, पीएनएल लेंगे, प्रीमियम लेंगे, लेकिन रिवोल्यूशन रिजर्व नहीं लेंगे। ठीक है बेटा? माइनस, हाँ, रिवोल्यूशन रिजर्व नहीं लेंगे, बाकी सब लेंगे, और माइनस। ठीक है, ये होती है बेटा इफेक्टिव कैपिटल। हम इसका मतलब समझ रहे थे, इसका मतलब समझ रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, हम लॉजिक पर जा रहे हैं तो हमें लॉजिक में रटना नहीं, समझना है। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं बेटा, सुनो, सुनना। हाँ, इन्वेस्टमेंट लिस्ट क्यों करते हैं मैं समझाता हूँ बेटा। ये हमारी पेड अप कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर ने लगाया 20 लाख रुपीज, इन लैक्स में ले रहा हूं समझने के लिए, रुपीज इन लैक्स 20 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख, डिवेंचर 15 लाख। बेटा कंपनी में 20 लाख लगाया इक्विटी ने, कंपनी ने 20 लाख लगाया इक्विटी में, 10 लाख लगाया रिजर्व सरप्लस में, और 15 लाख लगाया कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर ने लगाया कंपनी में 20 लाख। कंपनी ने 10 लाख कमाया इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, और इक्विटी शेयर होल्डर एक घर नहीं ले गए, तो ये पैसा भी इक्विटी शेयर होल्डर का बिजनेस में लगा हुआ है, और 15 लाख लोन लिया, ये भी बिजनेस में लगा हुआ है। कुल हमारे पास 45 लाख है। 45 लाख या तो लगा होगा फिक्स्ड एसेट में, या लगा होगा वर्किंग कैपिटल में। तो डायरेक्टर कुल हमारा 45 लाख रुपीस का फंड मैनेज कर रहा है बिजनेस चलाने के लिए। और इस 45 लाख में से मान लो, 2 मिनट के लिए, 45 लाख में से मान लो, 45 लाख में से मैं क्या करता हूं, 45 लाख में से 10 लाख तो लगा है फिक्स्ड एसेट में, और 35 लाख लगा है वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। जो बिजनेस में फंड लगता है, या तो फिक्स्ड एसेट में लगता है या वर्किंग कैपिटल में। तो 45 ये फंड है, और ये इन्वेस्टेड यहां पर है। ये है सोर्सेज लेफ्ट में, सोर्सेज हैं इक्विटी, प्रॉफिट और डिवेंचर, ये सोर्सेज है। 45 लाख के फंड अरेंज किए, और वो कुछ लगा दिए फिक्स्ड एसेट में, कुछ लगा दिए वर्किंग कैपिटल में। तो इसको देखकर पता पड़ता है कि डायरेक्टर कितने फंड मैनेज कर रहा है, कितना फंड बिजनेस में लगा हुआ है। लेकिन अब जरा देखना बेटा, यदि कल को कंपनी इस फिक्स्ड एसेट को रिवैल्यू कर ले, जरा समझना। अभी डायरेक्टर, 2 मिनट देखो, अभी डायरेक्टर कितने फंड मैनेज कर रहा है? 45 लाख का फंड मैनेज कर रहा है। उसके एफर्ट्स कितने पे लग रहे हैं? 45 लाख के फंड को मैनेज करने में लग रहा है। वीडियो हैंग हो रहा है क्या? ना ओके, ओके चलिए। तो बेटा देखो, फिर से सुनना। 20 लाख लगाया इक्विटी वालों ने, 10 लाख लगाया प्रॉफिट कमाकर बिजनेस में लगाए, 15 लाख डिवेंचर वालों से लोन लेकर लगाए, कुल मिलाकर हमने 45 लाख अरेंज कर लिया। तो डायरेक्टर 45 लाख के फंड मैनेज कर रहे हैं, डायरेक्टर 45 लाख के फंड मैनेज कर रहे हैं। अब आप देखना, अभी डायरेक्टर 45 लाख के फंड मैनेज कर रहे हैं, उसमें 10 लाख लगा है फिक्स्ड एसेट में, और 35 लाख लगा है वर्किंग कैपिटल में। अब यदि कंपनी, आप खुद सोचो, आप इस कंपनी के डायरेक्टर हो, मैं शेयर होल्डर हूं, मैंने आप कंपनी को 20 लाख मैंने दे रखा है, कंपनी में 20 लाख, मेरा प्रॉफिट 10 लाख, और डिवेंचर से आपने कंपनी ने 15 लाख लेकर, आप लोग 10 लाख की तो फिक्स्ड एसेट मैनेज कर रहे हो, 35 लाख की वर्किंग कैपिटल मैनेज कर रहे हो, आप 45 लाख का फंड मैनेज कर रहे हो। कल को हमारी कंपनी
या अकाउंटेंट या जो भी है इस फिक्स्ड एसेट को रिवैल्यू कर ले, इस फिक्स्ड एसेट को मान लो, इस फिक्स्ड एसेट को 25 लाख से बढ़ा दे, इसकी वैल्यू मान लो ये फिक्स्ड एसेट में मेनली है लैंड एंड बिल्डिंग, 10 लाख लगाया था लैंड बिल्डिंग में, अब वो लैंड बिल्डिंग की वैल्यू रखे 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 बढ़ गई, 25 लाख से बढ़ गई, तो 25 लाख यहां डेबिट और रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट। ये है रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो 25 लाख से फिक्स्ड एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट। बताइए क्या इस असेट की रिवैल्यू करने से डायरेक्टर का 25 लाख से बर्डन बढ़ गया? क्या वो 25 लाख का फंड ज्यादा मैनेज कर रहा है? क्या 25 लाख के रिवैल्यूएशन, 25 लाख फिक्स्ड एसेट में डेबिट, बिल्डिंग तो वही है, बिल्डिंग तो उतनी ही बड़ी है जिसको मैनेज कर रहा था, वही कमरे, वही रूम, वही हॉल, वही उसका वॉल, सब कुछ वही का वही है। क्या 25 लाख के रिवैल्यूएशन से वैल्यू बढ़ाने से क्या उस पर एक्स्ट्रा लोड आ गया? तो बेटा 25 लाख का जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है इससे डायरेक्टर पर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं आता, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व को इफेक्टिव कैपिटल में नहीं लेना चाहिए। समझ में आ गया होगा? क्योंकि रिवैल्यूएशन असेट के रिवैल्यूएशन से बिजनेस में कोई एडिशनल लोड नहीं आता, कोई एडिशनल बर्डन नहीं आता मैनेजमेंट का, इसलिए आपको ये रिवैल्यूएशन रिजर्व इफेक्टिव कैपिटल में नहीं लेना चाहिए। समझ में आ गया? तो बेटा अब आप अपने अपने हिसाब से लिख लेना, आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैं हर चीज लिखवाते जाऊं, आप अपने हिसाब से लिख लेना कि ड्यू टू रिवैल्यूएशन रिजर्व देयर इज नो एडिशनल लोड ऑफ डायरेक्टर इन बिजनेस मैनेजमेंट, नो एक्स्ट्रा लोड, नो एक्स्ट्रा बर्डन, सो इट शुड नॉट बी कंसिडर व्हाइल कैलकुलेटिंग इफेक्टिव कैपिटल। हमें इफेक्टिव कैपिटल निकालते वक्त रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेना चाहिए, उसका रीजन मैंने बता दिया, आप समझ गए, इसको आप समझकर अपने हिसाब से लिख लेना। ये हो गया। अब बेटा दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज मैंने बताई थी कि यदि यहां है वर्किंग कैपिटल, कुल फंड है बेटा 45 में से 10 लगा है फिक्स्ड एसेट में, बचा 35 में से 32 तो लगा है वर्किंग कैपिटल में, और इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड 3 लाख लगा है इन्वेस्टमेंट में। तो बेटा इन्वेस्टमेंट में 3 लाख लगा है, तो बताओ मतलब ये क्या होता है, हर लॉ बने अलग अलग हैं, ये सेक्शन अलग बना है, उधर मैनेजरियल लिमिटेशन अलग बना है, जो भी है। तो बेटा यहां पर बताओ डायरेक्टर जो बिजनेस में मैनेजमेंट फंड मैनेज कर रहा है वो 3 लाख को मैनेजमेंट का कोई इतना बर्डन नहीं है, मैनेज थोड़ा बहुत तो करता है, थोड़ा तो करता है कि उसके मनी को इन्वेस्ट करना, उसका ब्याज रेगुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा वो देखना, थोड़ा मैनेजमेंट तो है, पर इसमें कोई ज़्यादा ग्रेट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो 3 लाख रुपए का पैसा जो गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा है, ये लगा है ये बिजनेस से बाहर, और ये इसमें भी डायरेक्टर का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट तो रहता है लेकिन उतना नहीं। तो इफेक्टिव कैपिटल 45 लाख में से 3 लाख हटाकर देखी जाए या 3 लाख जोड़कर देखी जाए, तो 45 लाख में से 3 लाख यदि इन गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा है तो बिजनेस में लगा हुआ फंड तो 42 है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस डिवेंचर में से इन्वेस्टमेंट लेस कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट लेस क्यों करते हैं, समझ में आ गया? फिक्स्ड एसेट का कहाँ मैनेज करता है, क्यों नहीं मैनेज करना पड़ता है? प्लांट मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर, व्हीकल्स हुआ, बिल्डिंग हुई, सबको मैनेज करना पड़ता है। हाँ बेटा अभी एक चीज और, अब यदि 2 मिनट के लिए ये है एक कंपनी, 45 लाख के इसके फंड है, 20 लाख शेयर कैपिटल, 10 लाख प्रॉफिट, 15 लाख डिवेंचर, कुल फंड आए 45 लाख, इसमें से 10 लाख की फिक्स्ड एसेट से, और वर्किंग कैपिटल मान लो है 15 लाख, और 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है, और ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो ये पैसा भी लगा है इन्वेस्टमेंट में, ये बिजनेस में ही है, बिजनेस से बाहर। यदि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो ये पैसा भी कहां लगा है, 45 में से 20, हाँ 20 तो आ रहा है। यदि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो ये इन्वेस्टमेंट तो बिजनेस में फंड ये भी लगा है, ये भी लगा है, और ये भी तो बिजनेस में लगा है। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट हम इसमें से इन्वेस्टमेंट लेस करें नहीं करें, यदि कंपनी इन्वेस्टमेंट है तो नहीं डिडक्ट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट अब लेस नहीं होंगे यहां पर, क्योंकि ये भी बिजनेस में लगा है, ये भी बिजनेस में लगा है, और ये भी बिजनेस में लगा है, तो हमारा बिजनेस में इन्वेस्टेड फंड पूरा 45 है। अब हमें यहां इन्वेस्टमेंट लेस करने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ अमाउंट भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट ही है। इसमें खरीदना बेचना बेचना खरीदना ये सब चलता रहेगा, तो इसमें भी तो उसका टैलेंट, उसके एफर्ट्स लगेंगे। ये कुछ नहीं देखा तो बेटा उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस इतना ध्यान रखना है, क्या करना है कि इन्वेस्टमेंट कब लेस करना है, कब नहीं लेस करना है। यदि इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट लेस नहीं करना है, और यदि ये नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ऑर्डिनरी कंपनी है, तो फिर इन्वेस्टमेंट लेस करना है। तो देखो बेटा, आपको जो फॉर्मेट लिखाया था मैंने कल, उसमें भी ये लिखा हुआ था, मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा। ये लिखा था मैंने, देखो बेटा आपने लिखा होगा ये भी। इन्वेस्टमेंट आपको लेस करना है, लेकिन कब लेस नहीं करना है, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी। लिख लिया आपने, यस बेटा। तो यदि कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो फिर इन्वेस्टमेंट लेस नहीं होगा, और यदि कंपनी ऑर्डिनरी कंपनी है तो फिर इन्वेस्टमेंट लेस होंगे। इसका रीजन मैंने समझा दिया है, और आपने भी समझकर इसको अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन के साथ आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, बाद में आपको याद नहीं रहेगा। बेटा ये चीज़ ऐसी है कि जो एक बार जरूर हर व्यक्ति के लिए इसको मेमोराइज करना, पूरा हमेशा रिटेन करना पॉसिबल नहीं होता, किसी के लिए भी नहीं। इसलिए आपको फ्यूचर में फिर से लॉजिक भूल जाएंगे, फिर सोचेंगे यार इन्वेस्टमेंट कब लेस करना, कब नहीं लेस करना। भले आपके दिमाग में बैठ गया तो भी, तो बेहतर है इसको आप अपने हिसाब से लिख लो। कैसी बात करते हो बेटा, फिक्स्ड एसेट भी इन्वेस्टमेंट, कैसी बात करते हो। प्लांट मशीनरी है, धीरे धीरे डिप्रिशिएट होती है, फर्नीचर पिक्चर है, व्हीकल है, ये क्या ये भी इसको मैनेज नहीं करना पड़ता क्या। इन्वेस्टमेंट तो एक बार खरीद के पटक दूसरे पटक दिए, सिर्फ ब्याज आता रहेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह। लेकिन प्लांट मशीनरी तो मैनेज करनी पड़ेगी, कैसे बोल सकते हो। तो कौन सी मशीन खरीदनी, कौन सी बेचनी, कौन सा कैसे। तो चलो ठीक है, तो अब आई थिंक ये आपको ये पॉइंट क्लियर है। तो अब हम इस पर बजाय कुछ एग्जाम्पल लेने के, हम इस पर सीधा क्वेश्चन भी तो ले सकते हैं। इस पर तो हम सीधा क्वेश्चन ले सकते हैं, जो आपके स्टडी मॉड्यूल में भी दिए हैं वह हैं। आ जाओ, क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। आ जाइए, नंबर 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 ये देखते हैं, नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ओवरड्राफ्ट को शामिल नहीं करते, वो लॉन्ग टर्म लोन नहीं होता, वो तो टेम्परेरी फैसिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग टर्म लोन में ओडी कैसे आ सकता है, कैसी बात करते हो बेटा, ओडी लॉन्ग टर्म लोन है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 नवंबर 2010 में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ बेटा, द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड वॉज ऑब्टेन। इसको लिख लो बेटा, क्या है इसमें, इसको मत करना, लिख लो। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन, देखिए फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड वॉज ऑब्टेन। बेटा ये एक बैलेंस शीट है, इसमें अथोराइज कैपिटल भी है और नीचे इशूड भी है। इशूड में प्रेफरेंस है 15 लाख, इक्विटी है 96 लाख, शेयर सस्पेंस है 20 लाख। देखते हैं शेयर सस्पेंस क्या है। रिजर्व सरप्लस 195 का है, जिसमें 150 का रिवोल्यूशन रिजर्व भी है, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी है 50 की, और सिक्योर्ड लोन 15% डिवेंचर, तो लॉन्ग टर्म लोन है। और अनसिक्योर्ड लोन पब्लिक डिपॉजिट 370 है, पब्लिक डिपॉजिट 370 है। और हम ये मानेंगे कि यदि कुछ नहीं लिखा तो मान लेंगे कि ये पब्लिक डिपॉजिट 1 साल बाद ही पेबल है, अभी तुरंत पेबल नहीं है। और फिर सीसी लोन फ्रॉम एसबीआई, शॉर्ट टर्म लिख दिया उन्होंने, इसको लिख दिया शॉर्ट टर्म, मतलब ये लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है, तो इसका मतलब ऊपर जो पब्लिक डिपॉजिट है उसके लिए शॉर्ट टर्म नहीं लिखा, मतलब वो लॉन्ग टर्म है। और ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, और असेट्स में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डिवेंचर एक्सेट्रा, और पीएल का डेबिट बैलेंस भी है। पीएल का क्रेडिट नहीं डेबिट बैलेंस है, तो रिजर्व सरप्लस यदि जुड़ते हैं तो नेगेटिव रिजर्व सरप्लस घटेगा, रिजर्व सरप्लस जुड़ता है तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस घटेगा। यहां पर शेयर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स द अलॉटमेंट ऑफ विच इज नॉट येट मेड। मनी मिल गई और अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ, मतलब ये मनी बैंक में रखी है किसी सेपरेट बैंक अकाउंट में, तो ये हमारी इफेक्टिव केबल में नहीं आएगी, क्योंकि इसको हमने अभी यूज करना स्टार्ट नहीं किया है, इसको डायरेक्टर मैनेज नहीं कर रहा, तो ये हमारी इफेक्टिव केबल में इंक्लूड नहीं होगा। आलू शेयर्स इशू हो गए, वो कैपिटल, हाँ ये एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट है,
You are required to compute effective capital as per the provision of Schedule 5. Would your answer be differ if X Limited is an investment company? क्या हमारा आंसर डिफर जाएगा यदि वो एक्स कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो? यस। तो हमें दो क्वेश्चन बनाने हैं, दो इफेक्टिव कैपिटल निकालनी, जब एक कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है और तब जब कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो हमें दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इफेक्टिव कैपिटल दो डिफरेंट निकलेगी, तो हमें दोनों निकालनी है, क्योंकि उन्होंने हमसे दोनों आंसर पूछे कि इफेक्टिव कैपिटल कब जब ये नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और इफेक्टिव कैपिटल तब जब ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो बेटा हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेंगे, यस लेंगे, फिर इक्विटी कैपिटल भी लेंगे, यस लेंगे, लेकिन शेयर सस्पेंस नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारी इफेक्टिव कैपिटल नहीं है। हाँ, रिजर्व सरप्लस में से 195 में से 150 नहीं लेंगे, लेकिन 45 तो लेंगे ना। कैपिटल रिजर्व 195 में से 150 नहीं लेंगे क्योंकि ये रिवैल्यूएशन रिजर्व है, और रिवैल्यूएशन होने से जो प्रॉफिट होता है वो एक्चुअली हाथ में नहीं आता, तो उसके होने से वो कोई एडिशनल बर्डन नहीं होता डायरेक्टर के लिए उस प्रॉफिट को। हाँ, लेकिन जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो तो रियलाइज वाला है, वो हुआ होगा तो वो तो उसको बर्डन डायरेक्टर के ऊपर आएगा, क्योंकि वो एडिशनल फंड जो आए होंगे कंपनी की बैंक अकाउंट में वो डायरेक्टर मैनेज तो करेगा ना। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम भी लेंगे, डिवेंचर की मनी भी डायरेक्टर मैनेज कर रहा होगा, पब्लिक डिपॉजिट की मनी भी डायरेक्टर मैनेज कर रहा होगा, लेकिन सीसी तो शॉर्ट टर्म बोरिंग है और ये भी शॉर्ट टर्म बोरिंग है। तो हम जिसको टिक लगाया वो जोड़ देंगे, जिसको टिक लगाया वो जोड़ देंगे, और वो आ जाएगी हमारी इफेक्टिव कैपिटल। हाँ, लेकिन जो पीएनएल का डेबिट बैलेंस है उसको लेस कर देंगे, क्योंकि रिजर्व सरप्लस में प्रॉफिट जुड़ता है तो लॉसेस घटते हैं। ये 15-25 का जो डेबिट बैलेंस है इसको हम क्या करेंगे, इफेक्टिव कैपिटल से लेस कर देंगे। और अब ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एंड डिवेंचर 75 लाख, यदि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो लेस नहीं करेंगे, यदि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी अज्यूम करके चलते हैं तो फिर 75 लाख लेस नहीं होगा, और यदि ये अदर देन इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो 75 लाख लेस होगा। बस ये आपको दो बनाने हैं और आंसर निकालना है। इफ इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट कंपनी और इफ इट इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, दो कॉलम बनाने हैं और दोनों में लिखते चले आना है। 90,40,000, यस। यदि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो 90,40,000 सही है बेटा आंसर। और यदि इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो 1,65,40,000 बराबर है, बिल्कुल सही है, 1,65,00,000। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें। चलो शुरू करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, फोर्थ, क्लास वर्क। कंपनी का नाम क्या था, इफ, कंपनी का नाम क्या है, इफ एक्स लिमिटेड is an other than investment company or is an, बस बेटा 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट, 5 मिनट। अदर देन इन्वेस्टमेंट कंपनी, यहां पर सबसे पहले नाम क्या है प्रेफरेंस का, प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस का नाम क्या है, 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो है अमाउंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेड अप अमाउंट, अथॉराइज वाला नहीं, पेड अप 15 लाख, पेड अप शेयर कैपिटल। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 मिनट में क्वेश्चन रहेगा बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल है 96 लाख, फिर नेक्स्ट आइटम क्या है बेटा, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व 195 माइनस 150, 45, 45 यहां भी
और 45 यहाँ भी, और नीचे नोट लगा देंगे कि हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व को नहीं लिया है और एप्लीकेशन मनी, जिस चीज को नहीं लिया उसका नोट लगा देंगे कैपिटल रिजर्व। अच्छा है, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर प्रीमियम 50,000 सिर्फ। जो बेटा प्रीमियम का अमाउंट आया होगा वो भी तो डायरेक्ट कंपनी में आया होगा, उसको भी तो डायरेक्ट मैनेज कर रहा है, वो भी जाएगा। अब 15% डिवेंचर, 15% डिवेंचर है ₹65 लाख, 65 लाख। फिर पब्लिक डिपॉजिट, ये भी मोर देन 1 ईयर है, कुछ लिखा नहीं। ये कितना है पब्लिक डिपॉजिट? ₹370। अज्यूम करेंगे कि ये पेबल आफ्टर 1 ईयर है, अभी नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म लिखा होता तो लिख देते वो। अच्छा, और क्या बचा? हाँ, पीएनएल लेस करना हो तो पता है, और कुछ पीएनएल लेस करना हो तो पता है, और कुछ बचा? अरे इन्वेस्टमेंट तो 2 मिनट रुको भाई, पहले पीएनएल का सस्पेंस अकाउंट वो नहीं लेंगे क्योंकि वो एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट है, तो बस यहां लिख दो पीएनएल डेबिट, लॉस लेस कर दो, 15,25,000 लेस कर दो, ये आ गया नेट टोटल। कितना आया? 1,65,40,000, 1,65,40,000 लेस इन्वेस्टमेंट। यदि ये अदर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो 75 लाख यहां से लेस कर दो, और यहां लेस मत करो, बस ये आ गई इफेक्टिव कैपिटल। ₹90,40,000 और ये 1,65,40,000, बस ये हो गई इफेक्टिव कैपिटल। अब यदि क्वेश्चन में पूछा होता रिम्यूनरेशन कितना दे सकते हैं, यदि क्वेश्चन में पूछा होता कि बताओ ये कंपनी अपने डायरेक्टर को कितना रेम्यूनरेशन दे सकती है इन केस ऑफ लॉसेस, तो ये कौन सी स्लेब में आ रहा है? 5 करोड़ से कम में ही ना, लेस देन 5 करोड़, ये 90 लाख या 1,65,00,000, दोनों केस में 5 करोड़ से कम ही कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से कम हो तो कंपनी 60 लाख पर एनम दे सकती है। यदि क्वेश्चन ने पूछा होता कि बताओ कंपनी अपने डायरेक्टर को कितना दे सकती है मैक्सिमम ईयरली इन केस ऑफ लॉस, तो हम लिखेंगे कि चूंकि इसकी इफेक्टिव कैपिटल जो है वो 5 करोड़ से कम है, लेस देन 5 करोड़ है, तो हम 60 लाख तक पर एनम दे सकते हैं। मैक्सिमम है, इससे कम देना चाहे तो कंपनी दे सकती है, पर 60 लाख तक दे सकती है। 84 लाख कैसे आ गया बेटा? 5 करोड़ से कम है ना, 90,40,000, तो 5 करोड़ से कम है तो 84 लाख कैसे आ गया? एप्लीकेशन मनी जोड़ी नहीं तो लेस क्यों होगा? एप्लीकेशन मनी को जोड़ते नहीं है, लेस करने की जरूरत ही क्या है? अब यहां नोट लगा देंगे बस, क्यों नहीं ली हमने एप्लीकेशन मनी? शेयर एप्लीकेशन मनी एंड रिवैल्यूएशन रिजर्व नॉट कंसिडर्ड फॉर इफेक्टिव कैपिटल, बस में स्टोरी भी लिखनी है? नहीं बेटा, बस यही जैसे हो गया ना जो कि, और क्या थ्योरी लिखनी, बस ये क्वेश्चन हो गया, लिख तो दिया अपन की 2 चीज नहीं लिए, बस जो उन्होंने पूछा इफेक्टिव कैपिटल निकाल, तो हमने निकाल दी। उन्होंने कहा पूछा कि ये इफेक्टिव कैपिटल कब काम आती है, क्यों काम आती है, क्या करना है, बस उन्होंने पूछा वो कर दिया हमने, बस बेटा हो गया है तो ना, आगे बढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 शायद आप कर लेंगे। क्वेश्चन 7 स्टडी मॉड्यूल का, कुमार लिमिटेड
कुछ नहीं बेटा, क्वेश्चन में क्या है, कुमार लिमिटेड ए नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्या लिख दिया है, नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी लिख ही दिया, मतलब आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट लेस करना है। हाँ कर लेंगे बेटा, बस डिस्कस करके छोड़ रहा हूं। हैज बिन इनकरिंग लॉसेस फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, कंपनी कुछ सालों से लॉसेस में है और ये कंपनी नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है। द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द करंट ईयर, कंपनी ने हमें इस वर्ष की इन्फॉर्मेशन दी है। पेड अप इक्विटी कैपिटल 220 lakhs, पेड अप प्रेफरेंस 20 lakhs, रिजर्व इंक्लूडिंग रिवोल्यूशन रिजर्व 10 lakh, सिक्योरिटी प्रीमियम, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिपॉजिट रिपेबल आफ्टर 1 year, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस नॉट राइट ऑफ और इन्वेस्टमेंट। और कुमार लिमिटेड हैज ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर मिस्टर एक्स, यहां पर एक ही डायरेक्टर है होल टाइम मिस्टर एक्स, और कंपनी लॉस में है, और कंपनी लॉस में है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम रिम्यूनरेशन दैट कैन बी पेड टू हिम एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्ट सेकंड ऑफ द शेड्यूल 13 if no special resolution is passed at the general meeting of the company in respect of repayment of payment of remuneration for a period not exceeding 3 years। कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया है कि डबल दे सकते हैं, बस आपको क्या करना है, चूंकि कंपनी लॉस में है, कंपनी लॉस में है तो यहां पर लिमिट कौन सी लगेगी, वो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट या पर एनम वाली लिमिट लगेगी। चूंकि कंपनी लॉस में है तो यहाँ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट वाली लिमिट लगेगी या पर एनम वाली लिमिट लगेगी, यहाँ लिमिट लगेगी पर एनम वाली, क्योंकि कंपनी लॉस में है। कंपनी प्रॉफिट में होती तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट दे सकते थे, पर चूंकि कंपनी लॉस में है तो लिमिट लगेगी पर एनम वाली। पर एनम वाली लिमिट क्या है, वो डिपेंड करती है कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल पर। इफेक्टिव कैपिटल यदि 5 करोड़ से कम है तो 60 लाख, 5 करोड़ से ज्यादा है तो 84 लाख, और आपको पता है अब तो यहाँ पर हमको निकालनी पड़ेगी इफेक्टिव कैपिटल, और ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, सॉरी ये नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो यहाँ पर इफेक्टिव कैपिटल आपकी आ गई क्या, 180 लाख, 180 लाख आ रही है क्या, अच्छा 180 लाख आ रही है आपकी, 180 लाख आ रही है, तो 180 लाख मतलब ये किससे कम हुआ, 5 करोड़ से कम ही है, और 5 करोड़ से कम है तो 60 लाख पर एनम तक दे सकते हैं। यदि 5 करोड़ से कम है तो 60 लाख पर एनम तक दे सकते हैं, नीचे लिख के आना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन भी आपके मॉड्यूल का ही है, क्या है तो हो जाएगा, अब क्या करवाऊँ इसको तुम्हें, हो जाएगा ये तो ये हमने क्या समझ लिया, रेम्यूनरेशन मैक्सिमम इन केस ऑफ लॉस, उसके लिए निकालनी पड़ती है हमको इफेक्टिव कैपिटल। अच्छा ये भी हो गया। क्वेश्चन थर्ड डिस्कस होमवर्क। क्वेश्चन थर्ड बेटा, द फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट P&L ऑफ मुद्रा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। क्वेश्चन देख के क्या आपको जज हो जाता है कि ये 5% वाली लिमिट लगाना चाहते हैं या ईयरली वाली, आपको जज नहीं करना पड़ता, हमें उतनी डेप्थ में जाना ही नहीं है। यहाँ लिखा होता है, देखो क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा आपको कि क्वेश्चन हमें वो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट निकलवा रहा है, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट निकलवाएगा, नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198 आ जाए तो आपको फिर दिमाग लगाना नहीं, वो 198 वाली लिमिट लगा दो। यदि क्वेश्चन बोलता है प्रॉफिट निकालो एज पर सेक्शन 198, मतलब आपको क्वेश्चन वही करना है जो क्वेश्चन कह रहा है, और क्वेश्चन कहता है कि वो कंपनी लॉस में है तो फिर वो लगाओ ईयरली वाली लिमिट। तो आपको ये कभी जज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्वेश्चन किससे करें, आपको क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन देख के ही पता पड़ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में P&L दिया हुआ है, तो P&L से तो वही नेट प्रॉफिट निकलता है एज पर 198। देखिए फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट P&L ऑफ मुद्रा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 2015। यहाँ पर आपको बैलेंस दिया है 5,72,350 का ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L है, और ट्रेडिंग में बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट जीपी आया है 40,25,000, इधर खर्चे दिए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, सब्सिडी, रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, ये गलती से डेबिट में आ गया तो क्रेडिट में होना था, शायद मिसप्रिंट है। डायरेक्टर फीस, हाँ देखिए डायरेक्टर फीस अलग चीज होती है जो दी जाती है डायरेक्ट, ये डायरेक्टर रेम्यूनरेशन का हिस्सा नहीं है। डायरेक्टर फीस मैंने बताया था, मीटिंग फीस, डायरेक्टर फीस या सिटिंग फीस, ये दी जाती है उन डायरेक्टर को जो कंपनी के डे टू डे अफेयर में इन्वॉल्व नहीं होते, जो बस कंपनी की शोभा बढ़ाने के लिए मीटिंग में आते हैं एडवाइस देने के लिए, उनको रेम्यूनरेशन नहीं देते, बल्कि उनको उनके मीटिंग अटेंड करने के खर्चे के रीइंबर्समेंट के लिए उनको मीटिंग फीस या सिटिंग फीस या डायरेक्टर फीस दी जाती है। तो ये डायरेक्टर रेम्यूनरेशन नहीं है, ध्यान रखना। विजिटिंग डायरेक्टर, ये इट इज नॉट टू बी कवर्ड इन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर,
हाँ, मैनेजरियल रेमुनरेशन, ये है मैनेजरियल रेमुनरेशन, ये है मैनेजरियल रेमुनरेशन। और डायरेक्टर फीस मैनेजरियल रेमुनरेशन में नहीं आता, लेकिन ये है मैनेजरियल रेमुनरेशन। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट रिवोल्यूशन रिजर्व में ट्रांसफर, और ये बैलेंस दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट एज पर शेड्यूल सेकंड ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वाज 575,345। ये नीचे जो दिया है, ये दिया है डेप्रिसिएशन एज पर रेट्स गिवन इन कंपनीज एक्ट। और यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द मैनेजरियल रेमुनरेशन एज पर द कंपनीज एक्ट। आपको कंपनीज एक्ट के हिसाब से निकालना है मैक्सिमम रेमुनरेशन। ये क्वेश्चन हम करेंगे, इसको आप एक बार फिर से पढ़ लें। ये क्वेश्चन को एक बार आप खुद से फिर से पढ़ लें, मैं करवाता हूं इसके बाद। ये क्वेश्चन को एक बार फिर से आप पढ़ लें अपने से। ये बेटा उन्होंने P&L भी, मतलब ये क्वेश्चन बनाने वाले का अपना शगुफा है, ये कुछ तो भी बना के दिया है। ये एक्चुअल में ऐसा बनता ही नहीं जैसा दिया है, पर हमको तो क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन लेनी है बस। इसने क्या किया है, इसने गलत किया है, तो हमें उसको सही करने की जरूरत नहीं, बस हमें तो नेट प्रॉफिट निकालना है फॉर मैनेजरियल रेमुनरेशन इस डेटा से। आपको ये सही नहीं करना है कि इसने कैसा बनाया। आप क्वेश्चन को एक बार ठीक से पढ़ें, समझे, फिर हम सॉल्व करते हैं। बेटा बैलेंस ब्राउन फॉरवर्ड क्या है? बेटा आपने क्वेश्चन पूछा तो सही है, ये क्या है? ये पिछले सालों का प्रॉफिट है एक्यूमुलेटेड, जो यहां लाया गया। इन्होंने एक्चुअल में इस बनाने वाले ने महान काम किया। ये न ट्रेडिंग है, न P&L है, न P&L अप्रोप्रिएशन है, इसने तो खिचड़ी कर दी सबकी। ये जीपी है और ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन है। तो ये P&L अप्रोप्रिएशन भाई साहब यहीं शुरू हो गए, यही P&L अप्रोप्रिएशन और यही जीपी ले आया। अब मैं क्या करूं जो उसने किया है? तो ये है पिछले सालों का प्रॉफिट। क्या हम जो नेट प्रॉफिट निकालेंगे एज पर सेक्शन 198, उसमें प्रॉफिट कब का लेते हैं? इस साल का या अभी तक का? हम जब नेट प्रॉफिट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेमुनरेशन, उसमें नेट प्रॉफिट कब का लेते हैं? करंट ईयर का? डेफिनेटली इस साल का लेते हैं ना, क्योंकि हमें रेमुनरेशन भी जो देना है नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर निकालने के लिए इसको लेना है या हटाना है? नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर लेना है तो इसको हटा दो। इसलिए हम नेट प्रॉफिट लेंगे करंट ईयर का, तो वो ये लेंगे ना बेटा जीपी इस साल का, ये थोड़ा लेंगे। समझ में आया? तो हमें नेट प्रॉफिट निकालना है फॉर द ईयर, तो हमें ओपनिंग बैलेंस लेने की जरूरत नहीं है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है सब्सिडी का, मैंने बता दिया है। अलग से क्यों नहीं पूछते बेटा? जब सब्सिडी के बारे में डाउट है तो आपने व्हाट्सएप क्यों नहीं किया मुझे अभी कल से? सारे डाउट आपको सामने आते हैं, पर यहाँ से जाते ही डाउट भूल जाते हो, जबकि मैं व्हाट्सएप पे सबके डाउट सब रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। और ये गलती से बेटा सब्सिडी मुझे दिख रहा है कि यहाँ होना चाहिए, देखो आप शायद टोटलिंग में भी देखो, हाँ 273,925 की सब्सिडी यहाँ आएगी बेटा, ये वाली, तभी टोटल टैली होगा ना। तो गलती से वो डेबिट में आ गई है, मिसप्रिंट है वो। और ये भाई साहब पूछ रहे सब्सिडी का क्या, मैंने बताया कि नहीं बताया? सब्सिडी का आराम से अच्छे से बताया है। सब्सिडी को लेंगे या नहीं लेंगे? नेट प्रॉफिट में इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड और नॉट इंक्लूड? लेंगे, यस बताया था कि ये लेंगे, इंक्लूड करेंगे। इसको मैंने लॉजिकली बताया था। और जिसको डाउट है तो मुझसे अलग से व्हाट्सएप पे जरूर पूछे, पर पूछते हैं नहीं, यही डाउट आते हैं, बस यहाँ से गए कि सब काम खत्म। तो मुझे लगता है कि वो बच्चे का डाउट जेन्युइन था ही नहीं, जिसको यहाँ पूछने की इच्छा है वहाँ पूछने की इच्छा नहीं है। यदि रियल डाउट होता तो जो उसने यहाँ टाइप किया वो व्हाट्सएप पर टाइप करके मुझे भेज देता। तो इसको इंक्लूड करेंगे। हाँ, तो बेटा हम एक काम करेंगे, इसमें प्रॉफिट निकालने का तरीका अलग ढूंढेंगे अपन। बजाय कि ये प्रॉफिट लेके चलूं, हाँ ये भी लेके चल सकता हूं मैं, ये प्रॉफिट लेके चल सकता हूं। यदि मैं ये लेके चलूंगा, यदि मैं ये प्रॉफिट लेके चलता हूं, यदि मैं ये प्रॉफिट लेके चलता हूं ये वाला, तो मुझे इसमें से ये 572,350 लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जुड़ा हुआ है, बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर, तो लेस कर देंगे। यदि मैं ये प्रॉफिट लेके चलता हूं तो मैं 5,72,350 572,350 लेस कर दूंगा, क्योंकि ये प्रॉफिट पिछले साल का है, ये लेस कर दूंगा। अच्छा, और इसमें और ये वाला डेप्रिसिएशन जोड़ दूंगा और ये वाला घटा दूंगा, क्योंकि ऊपर जो घटा हुआ है वो एज पर कंपनीज एक्ट नहीं है, पर नीचे जो दिया है वो एज पर कंपनीज एक्ट है।
तो ऊपर वाला डेप्रिसिएशन जोड़ दूंगा ये वाला, और ये वाला घटा दूंगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जोड़ दूंगा क्योंकि हमें टैक्स प्रोविजन जोड़ना है, क्योंकि डायरेक्टर उसको बियर नहीं करता। और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर इसने गलती से घटा दिया है तो एप्रोप्रिएशन है, इसको भी जोड़ दूंगा। और इन्वेस्टमेंट रिवोल्यूशन रिजर्व में जो इसने ले गया वो भी यहां से हटाना पड़ेगा, ये भी घटा हुआ है तो जोड़ दूंगा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल एक्सपेंस तो है ही नहीं। ट्रेडिंग प्रॉफिट, या फिर ये ट्रेडिंग प्रॉफिट मतलब जीपी है, या फिर आप ट्रेडिंग प्रॉफिट लेकर भी शुरू कर सकते हो कि जो जो घटाना, एक तो है कि ये प्रॉफिट लेकर एडजस्टमेंट करो एडलेस का, या फिर सही प्रॉफिट लेकर सही आइटम घटा दो। सही प्रॉफिट सही आइटम घटाकर निकाल लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। और डायरेक्टर रेम्युनरेशन भी जोड़ना पड़ेगा ना, ये भी जोड़ेंगे ना, मैनेजरियल रेम्युनरेशन भी जोड़ेगा। डायरेक्टर फीस बेटा ऐड नहीं होगी क्योंकि वो डायरेक्टर रेम्युनरेशन में शामिल नहीं होती। और हमें निकालना क्या है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेम्युनरेशन क्या है, तो रेम्युनरेशन तो हमें निकालना है, मतलब हमें रेम्युनरेशन पता नहीं है वो निकालना है। जब पता ही नहीं है तो ये जो उन्होंने दे दिया है एडॉक बेसिस पर, इसको भूल जाओ। ये मान लो कि दिया ही नहीं है तो हमें निकालना है, तो रेम्युनरेशन जब पता ही नहीं है तो जो ऊपर दिया है वो तो आप ये एडवांस मान लो कि जैसे एडवांस दे दिया साल के बीच में, ज़्यादा दे दिया तो रिवर्स ले लेंगे, कम दिया तो और दे देंगे। ये तो मैक्सिमम लिमिट निकाल रहे हैं। तो हमें जो नेट प्रॉफिट लेना है वो लेना है बिफोर रेम्युनरेशन, और जबकि नेट प्रॉफिट में रेम्युनरेशन घटा हुआ है तो हमें नेट प्रॉफिट में रेम्युनरेशन जोड़ देना चाहिए, लेकिन डायरेक्टर फीस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि डायरेक्टर फीस इज नॉट पार्ट ऑफ रेम्युनरेशन। अदर डायरेक्टर है जो ना होल टाइम है ना पार्ट टाइम है, उनको तो रेम्युनरेशन देते ही नहीं, वो तो मीटिंग, एक्चुअली डायरेक्टर फीस कोई फीस नहीं, वो तो मीटिंग अटेंड करने का खर्चा है। बेटा सोचो ना, 4 डायरेक्टर ऐसे हैं जो कंपनी की शोभा बढ़ाने के लिए आते हैं, एडवाइस देने के लिए आते हैं, सिर्फ मीटिंग में आते हैं। अब उनका कार आएगा, उनका ड्राइवर आएगा, तो उसके लिए उनको एक्सपेंस का कायदे से रीइंबर्समेंट देना चाहिए, तो उसके एक्सपेंस के रीइंबर्समेंट के लिए डायरेक्टर फीस दी गई। तो बेटा ये तो एक कंपनी का रूटीन एक्सपेंस हो गया, इट इज़ नॉट ये कोई रेम्युनरेशन नहीं है डायरेक्टर को जो हमारे काम कर रहे हैं, ये तो बाहरी व्यक्ति को हमने मीटिंग अटेंड करने के खर्चे रीइंबर्स किए हैं, तो ये तो हमारा रूटीन एक्सपेंस है। आज उनको हम ये फीस नहीं देते तो उनके लिए गाड़ी भेजनी पड़ती, भाई ड्राइवर लेके जाओ, गाड़ी लेके आओ, तो फिर वो खर्चे हमें ही करने पड़ते ना, वो तो हमारे रूटीन एक्सपेंस होता है। डायरेक्टर फीस अलग है, मीटिंग फीस, डायरेक्टर फीस या सिटिंग फीस, वो डायरेक्टर रेम्युनरेशन में नहीं आती, तो वो घटने दो, उसको घटे रहने दो, उसको मत जोड़ो। लेकिन डायरेक्टर रेम्युनरेशन जो घटा हुआ है वो एड बैक करना है, क्योंकि यही तो हम निकालने जा रहे हैं। और बेटा उन्होंने क्या पता क्यों इन्वेस्टमेंट रिवोल्यूशन रिजर्व में यहाँ से डेबिट करके इन्वेस्टमेंट रिवोल्यूशन में क्यों क्रेडिट कर दिया मुझे पता नहीं, पर गलत किया ना, ये तो एप्रोप्रिएशन है ना, रिजर्व में ट्रांसफर भी एप्रोप्रिएशन है और ये भी एप्रोप्रिएशन है, क्यों किया मुझे नहीं पता। मैं बोल तो रहा हूँ बेटा, जीपी से भी कर सकते हो मेरे भाई, कर सकते हो, दूसरी तरह से भी कर सकते हो, मैं दोनों बता रहा हूँ। और आप नेट प्रॉफिट नीचे वाला लेके एडलेस से भी चल सकते हो, और जीपी से सही आइटम लेके सही आइटम घटा के भी निकाल सकते हो, दोनों चीज़ें सही है। बेटा इन्वेस्टमेंट रिवोल्यूशन में जो ट्रांसफर है, क्या ये आपका ऑर्डिनरी एक्सपेंस है? ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर किया है रिवोल्यूशन रिजर्व में, क्या ये सही खर्चा है, घटना चाहिए था ये? क्या ये रिजर्व में ट्रांसफर डायरेक्टर भी ये करेगा, इसलिए मैंने इसको एडबैक किया है। उसको डायरेक्टर बियर क्यों करेगा, इसलिए एडबैक करेंगे। वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बियर करेगा, वो डायरेक्टर फीस बियर करेगा, वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बियर करेगा, वो सब बियर करेगा, लेकिन ट्रांसफर टू रिजर्व बियर क्यों करेगा? तो वो जो गलत घटा रखा है वो जोड़ देंगे। तो ये हमें करना है, ठीक है बेटा, तो इसको कर लें अपन। हमने इसको डिस्कस किया है अभी, वो भी थोड़ा स्पीड से, क्योंकि करते वक्त हमें फिर से करना तो है ना बेटा। अब बेटा मैं कौन सी मेथड से कर रहा हूँ, जीपी लेकर, या तो मैं ये जीपी ले लूँ, ये जीपी लेकर ये घटा दूँ जो घटना चाहिए, ये जोड़ दूँ जो जोड़ना चाहिए, ये घटा दूँ जो घटना चाहिए, ये घटा दूँ जो घटना चाहिए, लेकिन ये नहीं घटाऊँ, ये भी नहीं घटाऊँ, ये भी नहीं घटाऊँ, ये भी नहीं घटाऊँ, ये भी नहीं घटाऊँ, और बस ये घटा दूँ, ये आ गया। तो 40,25,365 में मैंने सब्सिडी जोड़ी, 2,73,925 की सब्सिडी जोड़ दी। इसमें से 8,22,542 घटा दिया एडमिन एक्सपेंसेस, इसमें से 1,34,780 घटा दी डायरेक्टर रेम्युनरेशन, डायरेक्टर फीस, इंटरेस्ट घटा दिया 31,240, और डेप्रेशन ये वाला घटा दिया 575,345 वाला डेप्रेशन घटा दिया, और ये आ गया नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198।
ऐसे भी कर सकता हूं मैं, 27,35,383 ये आया नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198। करवाऊं बेटा ये? हाँ ठीक है बेटा, तो कर लो, ये लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर, अरे बेटा बच्चे डिमांड कर रहे हैं ना, सर करवा दो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ होमवर्क, क्लास वर्क। क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि कितना दे सकते हैं रेम्यूनरेशन। क्वेश्चन ने पूछा है कितना दे सकते हैं रेम्यूनरेशन। अरे बेटा बच्चे है ना, सब तरह के होते हैं क्लास में, अभी बोलेंगे सर आपने करवाया नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। जो घर पे कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो बेटा ये मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, आप देख भी सकते हो वहाँ मॉड्यूल में प्रेजेंटेशन कैसा है, पर फिर भी बच्चों को लगता है कि ठीक है सर कराएंगे तो हमारा हमारा लोड कुछ तो कम हो जाएगा, तो उनका लोड कम करने के लिए करवाने में मुझे कोई बुराई नहीं, मुझे तो ये ब्लेम नहीं चाहिए कि भाई क्वेश्चन ने सर ने करवाया नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, यस। अच्छा बस मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेम्यूनरेशन, तो स्टेप फर्स्ट में चूंकि उन्होंने पूछा है मैक्सिमम रेम्यूनरेशन, आप बेटा पूरा समझा दिए, पूरा समझा के करवा ही दिया। स्टेप कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन to be calculated as per section 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट, वो आप लिख दोगे है ना, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट 40,25,365 लिया, इसमें ऐड किया सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट से बेटा सब्सिडी क्यों मिली होगी? इस कंपनी की हालत खराब होगी, बैकवर्ड एरिया में होगी, किसी नए इंडस्ट्रियल जोन में होगी, तो वहां पर बिजनेस चलाना टफ होगा, उसको इफेक्ट उसकी वजह से उनकी कंपनी की कॉस्टिंग बढ़ रही होगी, उससे कंपनी के खर्चे बढ़ गए होंगे, कंपनी के खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो उसको रीइंबर्स करने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो इसमें डायरेक्टर को शेयर मिलना चाहिए। चौथी पांचवी बार बता दिया, अभी पांचवी बार फिर से बच्चा पूछेगा सर सब्सिडी का क्या होता है, क्यों होता है। 273 वो रीजन ही बेटा है, वो उनको तो खुद को क्वेश्चन करना होता है बस, दूसरा पूछे तब नहीं समझने का अलग से। हाँ ये और क्या जुड़ेगा इसमें, बस लेस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये लेस हो जाएगी बेटा 8,22,542 लेस कर दो, और डायरेक्टर फीस भी लेस कर दो। डायरेक्टर फीस के लिए मैंने क्या बताया, ये कोई फीस नहीं बल्कि मीटिंग अटेंड करने के एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट है, इसलिए इसको लेस होने में मत रोको, इसको लेस होने दो, ये लेस होने दो ये। और वैसे भी ये डायरेक्टर रेम्युनरेशन में नहीं आता, 134,780 ये डायरेक्टर रेम्युनरेशन का पार्ट नहीं है। फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो डायरेक्टर बीए करेगा। मैनेजरियल रेम्युनरेशन मत घटाओ क्योंकि वही तो निकालना है, वो तो जो उन्होंने निकालने के पहले जो दे दिया है, तो हम प्रॉफिट हमेशा लेंगे बिफोर रेम्युनरेशन। लेकिन डेप्रिसिएशन कौन सा वाला लेंगे, डेप्रिसिएशन एज पर जो लिखा है शेड्यूल, जो लिखा है वो एज लिख दो, शेड्यूल सेकंड
ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये डेप्रिसिएशन हम घटाएंगे वो जो एज पर कंपनीज एक्ट है 575345 वाला घटाएंगे जो एज पर कंपनीज एक्ट है। और क्या घटेगा? टैक्स प्रोविजन नहीं घटेगा क्योंकि डायरेक्टर बीएस नहीं करेंगे। ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं घटेगा क्योंकि वो तो प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन है। ट्रांसफर टू रिविजन रिजर्व ये भी अप्रोप्रिएशन है, ये भी नहीं घटेगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर घटा दिया 31,240, बस ये आ गया नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198। 27,35,383। अब स्टेप 2, स्टेप सेकंड, उन्होंने पूछा है मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिम्यूनरेशन एज पर कंपनीज एक्ट। अब उन्होंने पूछा है मैक्सिमम लिमिट एज पर सेक्शन 197 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मैक्सिमम लिमिट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ कौन? ऑफ मैनेजिंग ऑफ मैक्सिमम लिमिट ऑफ द मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। अच्छा, लिमिट ऑफ द मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। यहां पर क्या लिखा है? कोई डायरेक्टर एक है, दो है, क्या है क्या नहीं है? बस ओहो, तो फिर तो यहां बहुत सारी बतानी पड़ेगी। इफ फॉर वन मैनेजर या एमडी 5% ऑफ नेट प्रॉफिट 27,53,383 क्या आएगा? 5%। ये तो आ गई एमडी या मैनेजर के लिए, जो भी आती है वो आप लिख दोगे 1,36,770। अब क्वेश्चन है बेटा, चूंकि आप बताओ ये लिमिट तो आपको पता है बहुत ही कम होगी, पर ये क्वेश्चन पुराने बने हुए। अब बेटा ये देखा जाए तो ये 60 लाख वाली, ये डायरेक्टर कौन आएगा? फिर तो लिमिट वहां 60 लाख वाली लगेगी, यहां पर तो प्रैक्टिकली तो, पर चूंकि क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन ने नेट प्रॉफिट पूछा है, नेट प्रॉफिट के लिए इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप वो वाली जो इफेक्टिकेबल वाली लगा सकते हो क्या इस क्वेश्चन में? आप खुद सोचो ये प्रॉफिट कितना कम है, ये कमीशन कितना कम है, कितना कम है? 1,36,770 मिलेगा एमडी को साल भर का, जबकि लॉस मेकिंग कंपनी में 60 लाख पर एनम मिल जाता है छोटी से छोटी कंपनी में। तो ये लिमिट काम की नहीं है। पर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखो, इस क्वेश्चन ने में क्या वो 60 लाख वाली लिमिट लगाकर बता सकते हो इफेक्टिव कैपिटल वाली? तो ये एग्जाम में आया है, तो आप यहां पर ये क्वेश्चन बताओ किससे करोगे? नेट प्रॉफिट वाली लिमिट लगाओगे या वो पर एनम वाली लिमिट लगाओगे? यहां आपको ये लगानी पड़ेगी, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि आप इसका लोड मत लो कि हमें कौन सी मेथड लगानी है, आप तो बस ये देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। यदि क्वेश्चन ने शेयर कैपिटल वो रिजर्व सरप्लस वगैरह दिया, मतलब इफेक्टिव कैपिटल निकलवाना चाहता है, और यदि क्वेश्चन ने पीएनएल दिया है, मतलब वो नेट प्रॉफिट वाली लिमिट चाहता है, तो आपको कभी भी डाउट नहीं होगा क्या करना है। क्वेश्चन में हमेशा क्लियरिटी रहेगी कि आपको कैसे करना है। तो ये परसेंट वाली लिमिट लगेगी, पर एनम की जगह परसेंट वाली लिमिट लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट दिया हो तो परसेंट वाली लिमिट लगाओ, और वो शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस देकर लिमिट पूछी हो, प्रॉफिट नहीं दिया हो, तो फिर वो पर एनम वाली लिमिट लगाओ। तो यहां पर अच्छा, दूसरा if 2 or more than 2 full-time डायरेक्टर्स, तो इनका क्या होगा? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा बेटा। और मैं तो अब देखिए, अब वहां पर उन्होंने ये बात जरूर कि मैं सब लिखा रहा हूं, उन्होंने सिर्फ 11% दी, 11% तो ओवरऑल है, पर मैं सबका दे रहा हूं। बताओ क्या बेहतर है, सीधे 11% है सबका अलग अलग?
हाँ बेटा, अलग अलग मुझे पता है उन्होंने सिर्फ 11% दे दी, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बेहतर है कि हम थोड़ा सा, हमारा 2 मिनट ऊपर लगेगा, पर अलग अलग बताना बेहतर है। मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, उसमें मैनेजर अलग होते हैं, फुल टाइम डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर, सबका अलग अलग बताना बेहतर होगा। कर लोगे क्या इसके बाद? वो 11% ओवरऑल भी बता देंगे, लास्ट में बताऊंगा ही मैं। 11% ओवरऑल लिमिट इज 11%, तो उनका आंसर तो हमारा आ ही जाएगा। बस ये आप कर लोगे बेटा आप। हाँ, इससे ज़्यादा झेलाना ठीक नहीं होगा उन बच्चों के लिए जो अब इससे ज़्यादा नहीं झेल पाएंगे। उन्होंने 11% बता दिया, बस 11% ओवरऑल लिमिट। हाँ बेटा, ये भी हो गया। ठीक है बेटा, अब हमारा ये पार्ट भी खत्म होता है इस चैप्टर का। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? एक तो कैसे बनता है पी&एल बैलेंस शीट, फिर उसके बाद क्या पढ़ लिया कि रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ प्रॉफिट, जो हमने अभी पढ़ा, और दूसरा पढ़ा रेम्यूनरेशन इन केस ऑफ लॉस, वो इफेक्टिव कैपिटल वाला फंडा। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, नया पॉइंट पढ़ते हैं, नया कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ते हैं, लिखो, डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। बस ये लगभग, मतलब ये फंडा बस लगभग लास्ट फंडा ही समझ लो, ऑलमोस्ट। छोटा सा पॉइंट है, 1 घंटे का इशू है ये, इसके बाद ये चैप्टर लगभग खत्म होने आया। तो कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन बेटा आता है एग्जाम में। वो होमवर्क का क्वेश्चन टेली कर लेंगे बेटा, अभी रुको तो सही, पहले एक नया कॉन्सेप्ट है, डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। बेटा डिविडेंड जनरली दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस से। जो कंपनी के पास पी&एल अकाउंट में क्रेडिट में जो प्रॉफिट रखा हुआ है वो फ्री रिजर्व है, कंपनी उससे जब चाहे तब जितना चाहे उतना डिविडेंड दे सकती है। पी&एल के क्रेडिट बैलेंस से डिविडेंड दिया जा सकता है जब चाहे तब, जितना चाहे उतना। लेकिन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में जो एक बार प्रॉफिट चले जाता है तो उसमें से डिविडेंड का डिक्लेरेशन हो सकता है, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। इस पर प्रैक्टिकल बनता है, ये थियोरिटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी। तो हमें पढ़ना है कि डिविडेंड डिक्लेरेशन आउट ऑफ जनरल रिजर्व। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों ने कंपनी लॉ में पढ़ लिया है तरुण सर से, सारी बेचने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं तो जीरो से पढ़ाऊंगा। जिसने पढ़ लिया है उनको भी, जिसने नहीं पढ़ा उनको भी। मैं तो जीरो से पढ़ाऊंगा, ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता। चाहे जो ये 25 फेब 25 फरवरी जो बैच है उनको नहीं पढ़ाया ना अभी। हाँ, तो मैं तो बेटा जीरो से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा नहीं मुझे तो, वैसे भी मैंने हर चीज़ बताई है। हाँ बेटा सुनो, पहली बात, कंपनी में एक होता है पी&एल, एक होता है जनरल रिजर्व। पी&एल का बैलेंस क्रेडिट भी होता है, डेबिट भी, लेकिन जनरल रिजर्व का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। बेटा जनरल रिजर्व है क्या? जनरल रिजर्व प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने अलग रख रखा है फॉर फ्यूचर यूजेस, फ्यूचर एक्सपांशन एक्सेट्रा। तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी डिविडेंड के रूप में बांटना नहीं चाहती थी, इसलिए उसको उसने बचा के रखने के लिए डाल दिया है जनरल रिजर्व में। ये एक प्रॉफिट कंपनी की बचत है। जैसे बेटा हमारे पास मान लो हमने 50,000 रुपये कमाया, 50,000 कमाया, हम सारा खर्च ना करें, उसमें से कुछ 10,000, 15,000, 20,000 रुपया कहीं बैंक में डाल दे, बचा के रखें ताकि खर्च ना हो। बेटा हमारे पास यदि कुछ हम कमा के लाते हैं, मान लो हमने महीने में 50,000 कहीं से कमा लिया नगद, यदि पूरा खर्चा कर लेंगे तो फ्यूचर की कॉन्टिजेंसीज के लिए हमारे पास फंड नहीं बचेगा। फ्यूचर के एक्सपांशन, कुछ नई चीज लानी, उसके लिए पैसा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यदि हमें प्रॉफिट को बचा के रखना है तो वो प्रॉफिट जेब में लेके नहीं घूमते, बल्कि उस प्रॉफिट को हम कहीं अलग रख देते हैं ताकि वो प्रॉफिट यूज में ना आए, उस प्रॉफिट को हम टच भी नहीं कर पाए, उस प्रॉफिट को हम बचा के रखने के लिए, उसकी सेविंग करने के लिए कहीं अलग पटक देते हैं। तो उस एंगल से हम वो गुल्लक में डाल देते हैं, वो गुल्लक मान लो। तो बेटा कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, अब प्रॉफिट कमा लिया, वो प्रॉफिट कमा कर यदि पी&एल में रखा हुआ है तो पी&एल तो खुला अकाउंट है, कंपनी जब चाहे तब जितना चाहे उससे डिविडेंड बांट सकती है। और डिविडेंड बांट दिया तो प्रॉफिट कंपनी से निकलकर शेयरहोल्डर के घर चला गया, कंपनी की जेब से पैसा निकलकर शेयरहोल्डर की जेब में चला गया। जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया, कंपनी की पॉकेट में फंड्स आए,
यदि वो कंपनी ने डिविडेंड के रूप में बांट दिए तो वो फंड कंपनी की पॉकेट से निकलकर शेयर होल्डर की पॉकेट में पहुंच जाएंगे। लेकिन कंपनी यदि चाहती है कि उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी में ही रोक लिया जाए, कंपनी में ही रख लिया जाए, सारा डिविडेंड के लिए बांटने के लिए अवेलेबल ना हो, तो क्या करा जाए, पीएनएल का कुछ हिस्सा पीएनएल अप्रोप्रिएशन से निकाल कर डाल दिया जाए जनरल रिजर्व में। तो एंट्री होगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट टू जनरल रिजर्व। अब ये जनरल रिजर्व ये शो करता है, ये इंडिकेट करता है शेयर होल्डर के लिए कि कंपनी इतना प्रॉफिट बचा के रखना चाहती है, इतना प्रॉफिट बांटना नहीं चाहती, इतना प्रॉफिट वो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहती। ये है रिटेन प्रॉफिट नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये इंटेंशन शो होता है जनरल रिजर्व से। तो अब जब आपका इंटेंशन था कि रिजर्व से डिविडेंड नहीं बांटना, जो प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में बांटना नहीं है उसी को रखा है जनरल रिजर्व में, लेकिन अब चैप्टर आ गया कि उस जनरल रिजर्व से डिविडेंड बांटो, तो क्या उस जनरल रिजर्व से डिविडेंड बांट सकती है? भाई कंपनीज एक्ट ने तो नहीं कहा था कि आप प्रॉफिट को भेजो जनरल रिजर्व में। कंपनीज एक्ट का तो कोई प्रोविजन अब नहीं बचा, पहले था, मैं फिर से बोल रहा हूं, अब कंपनीज एक्ट का कोई प्रोविजन ऐसा नहीं जो कंपल्सरीली पीएनएल से निकलवा के अमाउंट ट्रांसफर करवाए जनरल रिजर्व में। हाँ, आज से 3 साल पहले था। हमें यह भी पढ़ाना पड़ता था इस चैप्टर में कि कंपनी को कितना जनरल रिजर्व कंपल्सरीली बनाना पड़ता था। वो एक अलग चैप्टर था, इसी चैप्टर का हिस्सा था। लेकिन अब वो ट्रांसफर टू प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट टू रिजर्व अब कंपल्सरी नहीं रहा। यदि कंपनी प्रॉफिट को बांटना चाहे तो बांटे, और यदि प्रॉफिट को रोकना चाहे तो रख दे जनरल रिजर्व में। तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कंपनी ने अपनी मर्जी से किया है। जब पीएनएल टू जनरल रिजर्व की अकाउंटिंग, ये ट्रांसफर कंपनी के ऑप्शन पे है, कंपनी के डिस्क्रिप्शन पर है, कंपनी के डायरेक्टर की इच्छा पर है, तो उस जनरल रिजर्व को यूज करना भी तो कंपनी की इच्छा पर रहेगा। उस जनरल रिजर्व से डिविडेंड भी तो शेयर होल्डर डायरेक्टर बांट सकते हैं। जब डायरेक्टर ने सोचा कि भाई हमें 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 10 करोड़ डाल दो रिजर्व में, डाल दिया भाई, डायरेक्टर की मर्जी, डायरेक्टर का डिसीजन, बचा लिया प्रॉफिट, नहीं बांटना, डाल दिया जनरल रिजर्व में। कल को डायरेक्टर सोचे यार चलो अब यूज कर लेते, तो कर ले, क्या तकलीफ है? डायरेक्टर ने अपनी इच्छा से उसको डाला था रिजर्व में, डायरेक्टर अपनी इच्छा से उसको रिजर्व से निकाल भी सकते हैं। तो जनरल रिजर्व से डिविडेंड बांटना भी अलाउड है, और कब और कितना और कैसे वो हमें पढ़ना है। अब क्या मजबूरी है कि रिजर्व से डिविडेंड बांटा जाए, ना बांटा जाए? यदि प्रॉफिट नहीं हुआ तो मत बांटो डिविडेंड, भाई डिविडेंड मत बांटो ना, क्यों बांटना जरूरी है? बेटा मेरी बात सुनो, एक कंपनी है डिविडेंड देती है और 12%, कभी 8%, कभी 10, कभी 11, कभी 13, कभी 12, कभी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 डिविडेंड बांटती रहती है प्रॉफिट से। एक साल कंपनी में लॉस हो गया, डिविडेंड नहीं बढ़ेगा लॉस से, और प्रॉफिट है नहीं कंपनी के पास। अब डिविडेंड ना बांटेगी तो क्या होगा? मार्केट में इमेज क्या हो जाएगी? और यार कंपनी में लॉस हो गए तभी तो डिविडेंड नहीं मिला, और मार्केट में नेगेटिव इमेज चलेगी कि कंपनी डिविडेंड नहीं दिया मतलब कंपनी मुश्किल में है, लॉसेस में है। तो कंपनी के मार्केट रेट गिर जाएंगे, और शेयर्स के रेट गिर गए तो शेयर होल्डर का कितना हेवी लॉस होगा। आपके पास मान लो उस कंपनी के 600 शेयर हैं, 600 शेयर थे, अभी रेट 800 चल रहा है। सोचो जरा, आप शेयर होल्डर हैं, आपके पास 600 शेयर्स हैं उस कंपनी के, और रेट अभी 800 रुपये चल रहा है। कल को डिविडेंड कंपनी ना बांटे, उससे मार्केट रेट 800 से घट के 700 रह जाए, तो आपको घाटा हुआ कि नहीं हुआ बेटा? प्रति शेयर 100 रुपये घाटा हो गया कि नहीं हो गया? बैठे बैठा है। अब बेचने जाओगे तो आपको 800 नहीं 700 मिलेगा। तो मार्केट में शेयर्स का रेट डाउन न चले जाए, इसलिए कंपनी को अपनी डिविडेंड की रेट को स्टेबली मेंटेन करना पड़ता है। स्टेबिलिटी इन डिविडेंड रेट इज रिक्वायर्ड, कॉन्स्टेंट डिविडेंड रेट इज रिक्वायर्ड। कंपनी के शेयर मार्केट में उथल पुथल ना हो, उसके मार्केट के रेट में कमी ना आए, उसके लिए डिविडेंड की रेट की स्टेबिलिटी कंपनी को मेंटेन करनी पड़ती है। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? यदि कंपनी में किसी साल प्रॉफिट नहीं है तो मार्केट रेट कम ना हो जाए, इसलिए कंपनी को अपनी बचत जनरल रिजर्व से भी डिविडेंड बांटना लॉजिकल है, जस्टिफिएबल है। तो कंपनी जनरल रिजर्व से भी डिविडेंड बांट सकती है, हाँ बांट सकती है, और कई बार बांटना लॉजिकल है। तो हमें अब क्या पढ़ना है? बांट तो सकती है, मैंने अभी ये बताया, पहले बताया कि रिजर्व बनता कैसे है, फिर मैंने बता दिया कि रिजर्व से डिविडेंड बांटना क्यों लॉजिकल है। वो प्रॉफिट जो हमने बचा के रखने के लिए रखा था, डिविडेंड न बांटने के इंटेंशन से रखा था, आज उसी से डिविडेंड बांटा जा रहा है, मजबूरी है, करना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी को दूसरे लॉसेस होंगे। यदि आप अपनी सैलरी को ही बचा के रखते हो, 50,000 कमाया 10,000 जमा कर दिया, 50 कमाया 10 जमा कर दिया, 50 कमाया 10 जमा कर दिया, वो बचा रहे हो इमरजेंसी के लिए, और कल को इमरजेंसी आ गई तो
वो बचत को यूज़ नहीं करोगे क्या? वो इमरजेंसी के लिए जो बचत रखी है उस बचत को यूज़ करने के लिए तो रखा था बचत, तो जब इमरजेंसी आएगी तो उस बचत को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी तो इमरजेंसी आ गई, कंपनी में लॉसेस है, तो भाई यूज़ करो ना सेविंग को, उस जनरल दर से डिविडेंड बांटो ना। बेटा शेयरों को पता है लेकिन पूरी दुनिया को पता नहीं है ना। मार्केट रेट, पूरी दुनिया शेयर के रेट खरीदती बेचती रहती है, शेयर बेचते रहते हैं, नए खरीदते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं। आगे समझ में? तो बेटा अब हम आज के लिए इतना ही रखें, हमारा टाइम शायद 4:30 तक ही है ना? श्योर है बेटा? क्या टाइम है हमारा? 4:35 4:40 तक है क्या? टाइमिंग क्या है हमारा? 4:30 तक था कंफर्म? 4:35 है क्या? 4:30 बोल रहे हैं, 5 मिनट और बचा है। चलो ठीक है, 5 मिनट लेफ्ट है। तो हमारा चैप्टर क्या है? डिक्लेरेशन डिविडेंड आउट ऑफ जनरल, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। ठीक है, टाइम हो गया। थैंक यू। अब ये डाउट आप मुझसे पूछ रहे हो, क्लास की बात पूछ लेना। बेटा अब क्या हॉलीडे और क्या, आप भी छुट्टी पे हो, अपन तो वैसे ही छुट्टे में सारे के सारे। बेटा कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं आना, तो घर में टाइम पास कैसे होगा? आप कहीं बाहर जा तो पाओगे नहीं। तो आप मुझसे छुट्टी मत मांगो, तो बाकी टीचर से मांगो ना। फैमिली के साथ दिन भर तो फैमिली